हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर के सिंह और आज हम फिर से अपनी सी टेट की तैयारी करेंगे, यानी कि सी टेट सी टेट पेपर 2 SST की तैयारी करेंगे। और SST में हम क्या देख रहे हैं? NCERT, यानी कि NCERT देख रहे हैं। और हमने 6th क्लास की NCERT सारी देख ली समरी के रूप में, 7th की देख ली समरी के रूप में। आज देख रहे हैं, अब 7th के बाद हम 8th की देख रहे हैं। 8th की हम हिस्ट्री की देख रहे हैं, क्योंकि हिस्ट्री के टॉपिक जो होते हैं थोड़े अटपटे से होते हैं और बच्चों को जल्दी याद नहीं होते, इसलिए हम एक दिन की जगह 2 दिन में, 3 दिन में इस तरह से देख रहे हैं, जो बिल्कुल आपके लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए, आज का जो चैप्टर है 7वां चैप्टर है। 7वें चैप्टर में देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट है, तो देखते हैं। सबसे पहला आता है भाषाविद। तो भाषाविद क्या होता है? ऐसे व्यक्ति जो कई भाषाओं का जानकारी या विद्वान होते थे, और आज के टाइम पे जिससे एक तरह से ट्रांसलेटर के रूप में मानते हैं, या फिर बहुत सारी जो भाषाओं का ज्ञान रखता है। फिर आता है मदरसे। मदरसे क्या? सीखने के स्थान को अरबी भाषा में मदरसे कहा जाता था। ये किसी भी तरह के स्कूल या कॉलेज या कोई भी एक ऐसा संस्थान हो सकता है, ठीक है। जैसे आज के टाइम पे मुस्लिम धर्म के जो बच्चे होते हैं मदरसे में पढ़ने जाते हैं, तो वो बहुत सारे जो छोटे बच्चे, जैसे हमारे यहाँ प्राइमरी स्कूल होता है, तो इनके यहाँ जो मुस्लिम धर्म की शिक्षा और उसके साथ साथ नॉर्मल शिक्षा जो दी जाती है वो है मदरसे में। 1781 में अरबी, फ़ारसी और इस्लामिक कानून के अध्याय, यानी कि एक तरह से अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए कलकत्ता में मदरसे खोले गए थे, ठीक है। किसके लिए? अरबी, फ़ारसी, इस्लामिक, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। अब ये देखें, प्राचीनवादी, मुंशी और वर्नाकुलर, ये इनके बारे में बताया। ये क्या है? एशिया की भाषा के यानी एशिया की भाषा और संस्कृत का गहन ज्ञान रखने वाले लोग। फिर आता मुंशी, ऐसे व्यक्ति जो फारसी पढ़ना लिखना और क्या लिखना जानते थे, पढ़ना लिखना दोनों जानते थे, ठीक है। फिर आता है वर्नाकुलर। एक शब्द आमतौर पर मानक भाषा से अलग किसी स्थानीय भाषा या बोली के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला। भारतीय औपनिवेशिक देशों में अंग्रेजी को इस्तेमाल एक तरह से राजमार्ग, यानी कि जो आपके जो औपनिवेशिक काल में जो जितने भी राजमार्ग हुए, जैसे कि हम कंट्री से कंट्री जो उनके जो रोज़मर्रा की जो इस्तेमाल करने वाली जो भाषा थी, यानी कि एक तरह से वही राजमार्ग ही मान के राजमार्ग बोल रहा हूँ, जो जल मार्ग थे उसमें, और जो वहाँ से लोग आते थे यहाँ पर और यहाँ से लोग जाते थे, तो स्थानीय जो आम जो भाषा होती थी उसके लिए एक तरह से इस्तेमाल जो करने वाली रोज़मर्रा की जो भाषा होती थी, और स्थानीय यानी कि साम्राज्यवाद शासकों की भाषा अंग्रेजी के बीच फ़र्क चिन्हित करने के लिए इस्तेमाल शब्द का होता है, ठीक है। आगे चलते हैं। व्यवसाय के लिए शिक्षा। व्यवसाय 1854 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने लंदन स्थान कोर्ट ऑफ डायरेक्टरेट में भारतीय गवर्नर जनरल की यानी कि शिक्षा के विषय पर एक क्या भेजा? नोट भेजा, और उसमें कंपनी को क्या करा गया? शिक्षा के लिए कहा गया। और सबसे बात पहले आती है, जो नियंत्रण मंडल का जो अध्यक्ष था वो था चार्ल्स वुड, ठीक है, चार्ल्स वुड। और हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है किसके नाम से जानी जाती है? शिक्षा व्यवस्था, भारतीय शिक्षा व्यवस्था, भारतीय शिक्षा व्यवस्था था किसके नाम से जानी जाती है? बताओ। मैकाले के नाम से जानी जाती है, तो ये आपको पता होना चाहिए। और जो पहले के जो लोग थे, यानी कि अंग्रेज़ों ने शर्त रखी, एक तो पहली बात तो धर्म परिवर्तन वाली बात आपको पता होगी, कि धर्म परिवर्तन कर लोगों को, जो गरीब लोग थे जिन पर अत्याचार करते थे, जैसे कि आज भी अत्याचार होता है, तो उनको ये लालच दिया कि आप अत्याचार किससे बच जाओगे, आप क्रिश्चियन यानी क्रिश्चियन मिशनरीज में जो धर्म है उसमें जुड़ जाओ, यानी क्रिश्चियन धर्म को अपना लो। तो क्रिश्चियन धर्म अपनाने में क्या था? जो गरीब लोग थे, गुलाम थे, और जो जिनका शोषण होता था, वो क्या करे गए? क्रिश्चियन में धर्म में चले गए। और क्रिश्चियन धर्म में उन्हें शिक्षा मिली, मुफ्त खाना मिला, रहने के लिए मिला, और बहुत सारी सुविधा मिली। तो उन्होंने एग्ज़ाम्पल के तौर पर, यानी कि एग्ज़ाम्पल बन गए, और धर्म के लोग, यानी जो दबे कुचले लोग थे वो जुड़ते चले गए। पहला कारण ये हुआ। फिर वहाँ पर एजुकेशन आई। दूसरा, एजुकेशन का सिस्टम इसलिए रखा गया था
कि यहाँ के जो लोग हैं थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे और हमारे काम आएंगे। यानी कि आज के टाइम पर जिस तरह से इतनी शिक्षा दे दो कि उसे क्लर्क बनाना है, पर आज के टाइम पर क्लर्क की नौकरी भी पाना बहुत मुश्किल है। पीएचडी तक के लोग क्लर्क बनने की तैयारी में लगे पड़े हैं। क्यों? क्योंकि बेरोजगारी। चलिए आगे देखते हैं। 1857 में जब मेरठ और दिल्ली के सिपाही विद्रोह के कर रहे थे तो उस समय कलकत्ता, मद्रास और मुंबई विश्वविद्यालय की स्थापना हो गई थी। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। कलकत्ता, मुंबई और कौन सा, ये तीनों याद कर लेना। कलकत्ता, मद्रास और मुंबई, ये विश्वविद्यालय 1857 के आसपास आए थे, यानी कि इस्टेब्लिश हुए। देखिए ये कौन सा है, 19वीं शताब्दी में मुंबई विश्वविद्यालय। देखिए 19वीं शताब्दी में मुंबई विश्वविद्यालय। चलिए आगे चलते हैं। फिर आता है नैतिक शिक्षा की बात। वही आपको मैंने बता दी, मैकाले वाली बात आई थी। मैकाले क्या लेकर आया था? शिक्षा व्यवस्था लेकर आया था। तो उसकी बात कही, वो स्थापित किया, यानी कि एक तरह शिक्षा का जो स्वरूप है वो आया है, वो बताया गया। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जो आपके लिए लगे। फिर आगे देखते हैं, आगे क्या है। अरविंद घोष के बारे में बताया गया। अरविंद घोष 15 जनवरी 1908 को मुंबई के एक यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा पर देखिए घोष ने क्या कहा था। घोष ने कहा था कि राष्ट्रीयता को अपनाने के लिए अरविंद घोष ने कि मातृभाषा में शिक्षा होनी चाहिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। तो आपको बस इतना याद करना है कि मातृभाषा में शिक्षा पर जोर दिया, और वो तारीख थी 15 जनवरी 1908। आगे देखते हैं, आगे क्या कह रहा है। ये बैठे हैं गांधी जी, और गांधी जी के साथ में कौन बैठे हैं? ये रविन्द्रनाथ टैगोर, यानी कि शांति निकेतन में बैठे हैं। और शांति निकेतन का जो वाइस यानी कि वीसी होता है वो कौन होता है? कमेंट सेक्शन में मुझे बताना, शांति निकेतन का वीसी कौन है? टैगोर का शांति निकेतन, यानी कि टैगोर ने यह स्थापना 1901 में शुरू की थी। और टैगोर जब बच्चे थे तो स्कूल जाने से बहुत ही क्या करते थे? चिढ़ते थे। जैसे आज के लोग, जैसे देखो बहुत सारे लोग ये जो बीएड कर रहे हैं, यानी कि ये मान के चलिए बीएड में जितने स्टूडेंट हैं 80 से 90% वो जब अपने बचपन के टाइम पे होंगे तो ये कहते होंगे कि हमें स्कूल नहीं जाना, या हमें इसको शिक्षा व्यवस्था ये परेशान कर दिया, वो कर दिया। और वही आज एक तरह से शिक्षा व्यवस्था में आए हैं। ठीक है, तो बचपन का टाइम अलग होता है और इस टाइम का अलग होता है। फिर आता है महिला जाति और सुधार, यानी कि जाति सुधार में सबसे पहला आता है सती प्रथा जो है बताई गई है। सती प्रथा, सती प्रथा क्या होती थी? एक व्यक्ति, यानी कि एक जिससे मान लीजिए लेडी, एक औरत है एक पुरुष है, उसकी उन दोनों की शादी हो गई। तो शादी के बाद अगर पुरुष की हत्या हो जाती थी तो महिला को उसी आग में जिसमें उसको जलाया जा रहा, जैसे जलाया जा रहा, तो उसको मरना पड़ता था और उसकी चिता में बैठकर। तो ये होता था एक तरह से सती प्रथा के रूप में माना जाता था। चलिए आगे देखते हैं। राजा राम मोहन राय ने क्या करा? राजा राम मोहन राय ने एक सुधारक के रूप में उन्होंने कलकत्ता में ब्रह्म समाज की स्थापना करी और सुधारवादियों को संगठन बनाया, जिसके बाद ब्रह्म समाज में क्या एक तरह से ब्रह्म समाज के नाम से जाना जाने लगा। ठीक है, ब्रह्म सभा को ब्रह्म समाज के नाम से जाना लगा। फिर राजा राम मोहन राय जो लोग थे उन्होंने क्या करा? सती प्रथा को और जो आपके किसको ब्रह्म समाज की, यानी कि एक तरह से सुधारक का काम किया है, तो इसलिए राजा राम मोहन राय का नाम लिया जाता है। राजा राम मोहन राय देश के पश्चिमी शिक्षा का प्रसार करना और महिलाओं को ज़्यादा स्वतंत्रता समानता के पक्ष में थे, यानी कि महिलाओं को। और इन्होंने इसी को देखते हुए किससे? एक विडो से शादी की थी। ठीक है, राजा राम मोहन राय जो थे संस्कृत, फारसी और अन्य भाषाओं और यूरोपीय भाषाओं को अच्छा ज्ञान रखते थे। ठीक है, 19वीं शताब्दी के प्रारंभ तक बहुत सारे अंग्रेजी अफसरों ने भारतीय परंपराओं के रीति रिवाजों की आलोचना करने के लिए राजा राम मोहन राय के विचारों को सही मानते हुए, क्योंकि वो एक विद्वान व्यक्ति थे, और उनके जो फलस्वरूप इन्होंने क्या करा? सती प्रथा का पाबंदी लगा दी थी। ठीक है, सती प्रथा देखो भाई, एक चीज़ मान के चलो, आप चाहे मैन हो चाहे वुमेन हो, अगर मैन मरता है तो क्या वुमेन को उसके साथ सती होना इम्पोर्टेंट है? भाई मान ले चलो एक दूसरे से प्यार करते हैं, एक दूसरे के बिना जी नहीं सकते, तो ये कंडीशन क्या वुमेन पे अप्लाई होती है, मैन पे अप्लाई नहीं होती है?
मैन भी तो ये तो है कि आदमी का तो दिल तो करते हैं कि आदमी का दिल तो औरत से भी ज़्यादा वैसा होता है। जिस चीज़ पर एक बार आ गया उसको अगर वो छूट जाए तो फिर उसके बाद आता नहीं है। तो इस तरह से तो क्या नाम आदमी को भी बनना चाहिए। तो ये सब चीज़ें देखो, जैसे कहते हैं ना ढकोसले हैं बहुत सारी चीज़ों के। जो पहले के टाइम पर ऐसा होता था, जो स्त्री होती थी, हम हिस्ट्री में पढ़ोगे आप, वो आपने पिक्चर में भी देखी जौहर जो है, एक तरह से क्या होता था, जो स्त्रियाँ होती थी जब राजा हार जाता था तो वो अपने आप को एक तरह से आग में समा लेती, मतलब वो जल जाती थी। क्यों जल जाती थी? उनका मानना था कि हमारा जो शरीर है, यानी कि हमारी जो पवित्रता है, वो हमारे पति के नाम पर ही है, ये माना गया था। और इसीलिए हम अपनी पवित्रता अपने क्या नाम जो है वो अपने पति तक ही रखेंगे, और इसलिए वो क्या कर जाती थी, एक तरह से आत्मदय कर जाती थी। तो ये सब चीज़ें आई हैं। फिर आता है कुएं को यानी एक तरह से झूलने वाला ये त्यौहार बताया गया, और इसमें क्या करते थे, ये सब चीज़ें लोकप्रिय त्यौहार होता था। इसके परंपरा का अनुष्ठान अजीब तरह के होते थे, और इसमें क्या करते एक तरह से एक जैसे आपने देखा है कुंडे में बांध कर लटका दिया जाता था। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं और क्या है। ईश्वरचंद विद्यासागर का नाम भी आता है। ईश्वरचंद विद्यासागर ने विधवा विवाह के पक्ष में प्राचीन ग्रंथों का हवाला दिया, और अंग्रेज सरकार ने उनका यह सुझाव मान लिया। 1857 में विधवा विवाह के पक्ष में एक कानून पारित किया गया, और जो विधवा विवाह के विरुद्ध करते हुए उन्होंने क्या करा, विद्यासागर का विरोध किया, और यहाँ तक कि उन्हें बहिष्कार कर दिया गया। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। दयानंद जो थे, दयानंद ने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी, और आर्य समाज में हिंदू धर्म को सुधारने का प्रसार किया था। ये भी आपको पता होना। छोटी छोटी चीज़ें जो इम्पोर्टेंट है वो आगे चलते हैं। ईश्वरचंद विद्यासागर, यानी कलकत्ता में विद्यासागर और मुंबई में बहुत सारे अन्य सुधारकों ने लड़कियों के स्कूल खोले। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। हिंदू महाविद्यालय के छात्र, देखिए हिंदू महाविद्यालय के छात्र 1975 के बारे में बताया गया। और ये क्या, 20वीं शताब्दी में लड़कियों को स्कूल खोला गया, और आमतौर पर लड़कियों को पढ़ने लिखने के लिए क्या कहा गया, हिंदू जागरूक करा गया, ये सब चीज़। और पहली लेडी कौन थी जिन्होंने क्या करा गया, अशिक्षित होते हुए भी क्या शिक्षा के दौर में अपना योगदान दिया, उनका नाम बताइए। 1888 के दशक में आते आते भारतीय महिला विश्वविद्यालय का प्रवेश होने लगे। पूना में घर में क्या करा गया, एक तरह से ताराबाई जो थी, ताराबाई देखिए, पंडित रामाबाई और ताराबाई, तो इनका जो नाम है वो अलग ही तरह से लिया जाता है, क्योंकि इन्होंने क्या करा, एक तरह से शिक्षा के क्षेत्र में योगदान दिया। फिर आता है बाल विवाह के विरुद्ध कानून। बाल विवाह का कानून क्या होता था, जो यानी कि कम ही एज में शादी कर दी जाती, 14 साल की एज में, 16 साल की एज में, 11 साल की एज में, जैसे ये दिखाया गया, ये कानून था। महिलाओं के संगठन में इसे क्या करा गया, विद्रोह करा गया। और आज के टाइम पर ये ध्यान रखना, 18 साल अब एज नहीं है लड़कियों की, अब है शादी की एज है 21 साल। ठीक है, ये भी अमेंडमेंट आ चुका है, तो आपको ये पता होना चाहिए। फिर आता है जूते कौन बनाते थे, जो ये थे, आपको इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर आता है कक्षा, ये भी इम्पोर्टेंट नहीं, देखते हैं आगे, देखते हैं क्या है। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, कुछ पूछा नहीं जाएगा, आगे देखते हैं। गुलामगिरी यानी निम्न जाति के नेताओं, जो ज्योतिबा फुले सबसे मुख्य नेताओं में 1870 ज्योतिबा फुले ने यानी कि ईसाई प्रचारकों को खुले स्कूल के एक तरह से कार्य किया। फिर आगे देखते हैं, इसमें क्या देखते हैं, इसमें गुलामों के बारे में बताया गया कि गुलाम के क्या होते थे, नाम लिखे गए, और ये गुलामगिरी जो 1873 में फुले ने गुलामगिरी यानी कि गुलामी नामक एक पुस्तक लिखी, यानी कि ये क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट हो गया, तो इसमें आपको पता होना चाहिए किसने लिखी। ठीक है, फिर आता लगभग यानी कि 10 साल बाद अमेरिकी गृह युद्ध हुआ, यानी कि उसके भी 10 साल बाद
73 के 10 साल बाद। तो ये आगे देखते हैं आगे क्या इम्पोर्टेंट है। फिर आते हैं 1927 में अंबेडकर ने मंदिर प्रवेश का आंदोलन शुरू कर दिया, जिसमें जो आपको पता ही कि पहले जो छोटी जाति के लोग होते थे उन्हें मंदिर में प्रवेश नहीं दिया जाता था, तो इसलिए वो प्रवेश के लिए वर्जित करा गया। और आज भी बहुत सारे मंदिरों में गैर मुस्लिम या फिर गैर हिंदू को अलाउड नहीं है। फिर आता है गैर ब्रह्म आंदोलन। या गैर ब्रह्म आंदोलन में एक दो इम्पोर्टेंट है, वैसे अभी इस CBT यानी कि ऑफलाइन एग्ज़ाम के हिसाब से ये इम्पोर्टेंट नहीं है। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं आगे क्या इम्पोर्टेंट है। फिर आता है सुधार आंदोलन। ब्रह्म समाज की बता दी आपको। रामकृष्ण मिशन आपको पता ही है, विवेकानंद जी का, ये इम्पोर्टेंट है, याद कर लेना। रामकृष्ण जो मिशन है वो स्वामी विवेकानंद जी का है, यानी स्वामी विवेकानंद जी। और स्वामी विवेकानंद जी के गुरु कौन थे? गुरु रामकृष्ण परमहंस, याद कर लेना, रामकृष्ण परमहंस। ये पूछा गया है तो आपको दोनों चीज़ें पता होनी चाहिए। जो कृष्ण परमहंस जी थे वो किसके गुरु थे? स्वामी विवेकानंद जी के। प्रार्थना समाज जो है, प्रार्थना समाज के बारे में भी एक बार क्वेश्चन आया। वेद समाज और अलीगढ़ आंदोलन। अलीगढ़ आंदोलन में तो सैयद अहमद खान द्वारा 1857 में अलीगढ़ में खोले, जो एक तरह से कौन सा था, किस नाम से कॉलेज है आपको पता ही है? अलीगढ़ विश्वविद्यालय जो आज आप देखते रहे हो, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का जो नाम दिया गया है आज, वो पहले क्या था? कॉलेज था। ठीक है, ये बताया गया है इसमें। फिर आता है सिंह सभा आंदोलन, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। काले और गोरे आपको बता ही चुका है। वाइट टाउन ब्लैक टाउन की कहानी देखिए। पहले ऐसा होता था, जो ब्लैक टाउन यानी कि काले गुलाम और जो गोरे जो लोग थे उन्हें क्या करते थे? अलग अलग रखते थे। और इसलिए आपने देखा होगा कि आज भी, जैसे ये मान लीजिए, जैसे मुंबई में ये है रोड, ये रोड के इस तरफ क्या है? स्लम एरिया है, और उसे क्या कहते हैं? धारावी तो कहते हैं शायद से। और जो इधर का एरिया है वो है अमीरों का एरिया। तो उसी तरह था पहले ब्लैक टाउन और वाइट टाउन। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 9वां चैप्टर देखते हैं। राष्ट्रीय आंदोलन का बारे में बताया गया। राष्ट्रीय आंदोलन में इम्पोर्टेंट क्या क्या है अब देखते हैं। इसमें क्या इम्पोर्टेंट? राष्ट्रीय आंदोलन यानी कि संप्रभु है बाहरी हस्तक्षेप के बिना स्वतंत्र रूप से कदम उठाने का क्षमता। ठीक है, फिर आता है प्रचारक कौन था? एक ऐसा व्यक्ति जो सूचनाओं को यानी कि रिपोर्टर को दिया जाता था। आगे देखते हैं। निस्तृत करना यानी कि किसी भी कानून को समाप्त करना, उसके बारे में बताया गया। फिर आगे देखते हैं। स्वतंत्रता हमारे जन्मसिद्ध अधिकार है, ये किसने कहा था? स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। बताओ, तिलक का नारा था। देखिए तिलक जी का नारा क्या है? स्वतंत्रता मेरे जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे लेकर रहूँगा। ये क्वेश्चन आपसे कई बार पूछा गया है, तो आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। 1905 में वायसराय करजन ने बंगाल का विभाजन कर दिया था, तो ये आपको क्वेश्चन आया हुआ है, और ये यूपी टेट में भी क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं कौन सा। लाला लाजपत राय जो थे पंजाब के जाने माने राष्ट्रीयवादी थे, और उन्होंने क्या करा? यह याचिका और निवेदन की राजनीति विरोध करने का क्या करा? परिवर्तनवादी के रूप में एक आर्य समाज के सदस्य थे। क्रांतिकारी हिंसा क्या है? समाज में अमूल्य बदलाव लाने के लिए हिंसा का उपयोग करा। परिषद क्या है? प्रशासनिक और सलाहकार और प्रतिनिधित्व दायित्व को निभाने वाला जो व्यक्ति होता था। फिर आता 1907 में कांग्रेस टूट गई और मध्य वर्ग एक तरह से बहिष्कार कर दिया गया, और इसका क्या काम है? देखिए आपसे पूछा जाता है नरम दल और गरम दल, यानी कि नरम दल और गरम दल जो थे वो कांग्रेस के ही पार्ट थे, जिसमें एक में क्या नाम हिंसा के रूप में मानते थे और एक में हिंसा को महत्व नहीं दिया जाता था। तो गांधी जी कौन से दल में आते थे बताओ? या कोई से भी दल में नहीं है। गांधी जी ने 46 की उम्र में 1905 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे, और वह नस्ल भेद जो थे उनके खिलाफ अहिंसा आंदोलन के। देखो, चाहे आज अभी आपने हिस्ट्री ढंग से पढ़ी नहीं है, ठीक है, हिस्ट्री को ढंग से जिस दिन आप पढ़ लोगे तो ये जो गांधी जो जी लगाने वाला शब्द है ना, आप इससे नफरत करने लगोगे। क्यों? क्योंकि हिस्ट्री कुछ और कहती है हमारी,
जब ये चलो एक बताते हैं, जो ये दक्षिण अफ्रीका से जब ये आए थे ना, आने के लिए और इनको लाने के लिए भी बहुत मशक्क़त हुई थी। बस इतना जान लो, आगे आप जब पढ़ोगे हिस्ट्री, खुद पढ़ो, तब खुद जान जाओगे। महात्मा गांधी जी के बारे में, ये भारतीय कदम और इन सब चीज़, अहमदाबाद के बारे में, चंपारण और ये सब चीज़ें इम्पोर्टेंट है। बस आगे आता है रॉलेट सत्याग्रह। 1919 में गांधी जी ने अंग्रेज़ों द्वारा क्या करा गया, पारित किया गया, और रॉलेट एक्ट के बारे में चला गया। इसमें से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, जो आंदोलन था नमक सत्याग्रह, यानी नमक सत्याग्रह के कानून के बारे में पूछा जाता है, तो आपको वही पता होना चाहिए। चलिए, नाइटहुड आपको ये पता है, ब्रिटिश राजा रानी की तरफ से व्यक्तियों को अप्रतित व्यक्ति, यानी कि व्यक्तिगत सफलता, जन सेवा के लिए उपाधि देना के बारे में बताया गया है। फिर 1921 और 22 के दौरान असहयोग आंदोलन और गति एक तरह से मिल गई और हजारों छात्रों में। फिर आता है, हाँ ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मोतीलाल नेहरू, CR दास, C गोपालाचारी जो थे, इनका नेतृत्व कर रहे थे। इसमें आगे जाके आपने देखा होगा। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो नमक आंदोलन था, उसको गांधी जी के अलावा और किसने नेतृत्व किया था, C गोपालाचार्य ने। आगे चलते हैं, गैर कानूनी जो आता है, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं, छोड़ दीजिए। फिर देखते हैं आगे क्या इम्पोर्टेंट है। चलिए इस इमेज को भी छोड़ते हैं। फिर आता है 1922 से इतनी घटना हुई। महात्मा गांधी ने हिंसा आंदोलन के विरुद्ध थे, इसी कारण से फरवरी 1922 में जब किसानों ने एक भीड़ पर चोरी चोरा पुलिस, ये तो आपको पता है, चोरी चोरा में 22 क्या कर दिए थे, 22 पुलिस वालों को आग जला के, यानी कि पुलिस चौकी पर आग लगा दी थी, तो वो आंदोलन वापस लिया गया था, और यही सबसे बड़ी गलती थी। ठीक है। फिर आता है स्वतंत्रता आंदोलन में चित्तरंजन दास एक मुख्य नेता थे। वह पूर्व बंगाल के वकील थे और असहयोग आंदोलन में काफ़ी सक्रिय थे, तो ये इम्पोर्टेंट है। और जो चित्तरंजन दास थे, उनकी जो मौत हुई थी वो किस तरह हुई थी, वो भी इम्पोर्टेंट है। फिर आता भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद और सुखदेव, इन्होंने क्या करा था, इनको फांसी दी गई थी, और इन्होंने देश के लिए बहुत बड़ा अपना योगदान दिया है। यानी कि जिस उम्र में आप और हम ग्रेजुएशन कर चुके हैं या फिर कर रहे हैं, उस उम्र में इनको फांसी पर टांग दिया था। ये ध्यान रखना कभी भी, चाहे गांधी जी का नाम चाहे आप वैसे लो या ना लो, पर जो जैसे चंद्रशेखर आज़ाद है, भगत सिंह है, सुखदेव है, इन्होंने हमें आज़ादी दिलाई है। इन्होंने जो अंग्रेज़ों के मन में खौफ पैदा किया है, गांधी जी ने नहीं पैदा किया, क्योंकि ये कहने को ही एक गरीब परिवार के थे, बहुत ही अमीर परिवार के थे। चलो आज आपको एक चीज़ मैं बताता हूँ, जो भी CBSE बोर्ड से पढ़ा हुआ है, CBSE बोर्ड में इंग्लिश में एक लिटरेचर है, लिटरेचर में चैप्टर दिया गया है गांधी जी के ऊपर, तो क्या वो, और हिंदी में भी दिया गया है कि वो रहते थे, और हाँ इंग्लिश में दिया गया है, वो इंग्लिश में है कि वो अपने पिताजी के साथ ये करते थे, वो करते थे। तो आप ये बताओ, आप चलो मान लिया आपकी फादर की इनकम 5 लाख रुपए, यानी कि 5 लाख रुपए सालाना है, ठीक है, और 5 लाख में आप अमेरिका से पढ़ के भी आ जाओ, ठीक है, आप सब कुछ कर लो, एक तरह से अय्याशी भी कर लो, सब कुछ कर लो, और वही है कि फिर भी ये कहो कि हाँ हमारे पास पैसा है या हम गरीब हैं, ये तो बात चल जाएगी। और जिसके पास पैसा भी है और वो भी फिर ये कहे कि मैं गरीब हूँ, तो अलग ही मामला लगता है। ठीक है, चलिए, विवादित रूप में मैं उस चीज़ को लेकर नहीं चला, क्योंकि जब खुद हिस्ट्री पढ़ोगे तब आप समझ जाओगे। चलिए आगे चलते हैं। 1930 के में गांधी जी ने एक ऐलान किया था, वो क्या था, नमक आंदोलन का, जो अभी हम बता रहे थे। गांधी जी और उनके अनुयायियों ने साबरमती से लेकर दांडी तक जो कानून तोड़ा था, वो उसके बारे में बताया गया। महात्मा गांधी प्राकृतिक नमक को इकट्ठा करने और नमक कानून को क्या कर रहे हैं, तोड़ने का, और ये हुआ था 6 अप्रैल 1930 को, जब दांडी पहुंच गए थे। फिर आगे चलते हैं।
भारतीय जातियों यानी कि एक तरह से प्रांतीय जो ये प्रांतीय से यानी कि ये इम्पोर्टेंट नहीं, छोड़ दीजिए, चलते यानी कि अखबार कार के वो पर है। फिर आगे देखते हैं और क्या इम्पोर्टेंट है। ये सरोजनी नायडू के बारे में देखिए, सरोजनी नायडू जी का ओरिजिनल फ़ोटो, ये आगे देखते हैं। और भारत छोड़ो आंदोलन, यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन इम्पोर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। देखिए 1940 में मुस्लिम लीग ने देश में एक तरह से क्या कर दिया, अपने मुस्लिम तरह से स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए कहा गया, यानी कि हमें स्वतंत्रता दो और हमें एक अलग देश के जो नारा था वो किसने दिया था, बताओ। मुस्लिमों को अलग देश का नारा किसने मांगी थी, यानी कि मांग किसने करी थी। आगे चलते हैं। 1930 के दशक में आखिर यानी कि सालों तक मुस्लिम लीग और हिंदू जो लोग थे उन्होंने अलग अलग राष्ट्र एक तरह से मनाने के लिए फैसला करा। और इम्पोर्टेंट क्या है इसमें देखते हैं। सामान्य निर्वाचन क्षेत्र छोड़ दीजिए, इसमें इम्पोर्टेंट नहीं है। एक तरह 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाने का, यानी कि एक तरह से आपसे पूछा जा सकता है प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कब आता है, तो ये पूछा जा सकता है। आगे चलते हैं, देखते हैं आगे क्या इंपॉर्टेंट है। ओके 10वां चैप्टर भी स्वतंत्रता के बाद, स्वतंत्रता के बाद क्या अगस्त ये देखो एक चीज़ याद करना, क्वेश्चन जो पूछा जाता है, एक पूछा जाता है 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त जो कल गया है आपका 1947। ये तीनों चीज़ याद कर लेना। एक इस दिन संविधान बन के तैयार हुआ था, इस दिन लागू हुआ था और इस दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था। ठीक है, अगस्त यानी कि अगस्त 1970 में भारत को आज़ादी मिली थी और ये क्या कर रहा था, बंटवारा हो गया था इस टाइम पर। और वही कारण है कि यानी कि आज भी जब हम इतिहास को पढ़ते हैं भाई, अगर बंटवारा यानी कि मुस्लिम धर्म के लोगों को या फिर एक तरह से उधर भेजने की या फिर यहाँ पर रखने की बात थी तो बंटवारा कराई क्यों, यानी कि बंटवारा ना करवाते। एक कंडीशन आती है, आप भी सोचो, जो लोग मुस्लिम भाई हमारे यहाँ से अपना घर को त्याग कर यानी कि ये मान लीजिए भारत को अपना जो घर मानते थे, उनके इतने अच्छे महल थे, इतने अच्छे अच्छे घर थे, वो अपना घर को तोड़कर या फिर एक तरह से बेचकर यहाँ से भागे पाकिस्तान में, जिनकी कोई XYZ जगह भी नहीं थी वहाँ पर। ठीक है, और वहाँ के जो हिंदू थे वो यहाँ भागे। ठीक है, अब यहाँ पर क्या कहा गया कि हम सेकुलर धर्म को रखेंगे, यानी कि सेकुलर कंट्री बनेंगे। भैया सेकुलर कंट्री बनना था तो आपने दो देशों की पार्टीशन क्यों करी भाई। ये बात मान के चलो, आप ही हो, आज आपका घर को एक आ जाए कि आपको कब्जा कर भगा दिया जाए या फिर कुछ भी कर दिया जाए तो आपको कितना आहत होगी। और वो उस टाइम पे देखो, जो पाकिस्तान के लोग यानी पाकिस्तान से इधर आए हिंदू, और जो सबसे बड़ी बात है, जब मुस्लिम को अलाउ ही करना था तो आपने बंटवारा करा क्यों इतना। यानी कि आज के टाइम पे तो अलग ही कंडीशन है। पहले चांदनी चौक और इस तरफ के जो इलाके थे उस टाइम पर उनकी जो मुस्लिम धर्म के लोग थे और इस तरह के लोग थे, उनकी कोठियाँ थी। अब वो आप ही मान के चलो, जो बिल्डिंग बना है, जब एक तरह से आप ही विला बना लो 4-5 करोड़ का और फिर उसे छोड़ के जाना पड़े तो कितना दुख होगा। वही कंडीशन जब बंटवारा में सब, यानी कि या तो आप सेकुलर रह लो, अगर सेकुलर रह लो तो बंटवारा नहीं होना चाहिए था। तो ये सब चीज़ें जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तब आप समझते हो, नहीं तो ऐसे तो आप बिल्कुल भी नहीं समझ पाओगे जिस तरह से मैनिपुलेट करा गया है इंडिया की हिस्ट्री को। आगे देखते हैं आगे क्या दिया गया है। फिर आता है दिसंबर 1946 में से लेकर 49 के बीच में जो आपको बताया गया है, ये सब चीज़ें लागू हुई थी और अभी मैंने आपको बता दिया गया। फिर यह संविधान के उद्देश्य के बारे में बताया गया। ये देखिए, ये सब कानून चलते हैं कि ये कानून होना चाहिए, वो कानून होना चाहिए, ये सब प्रस्ताव आए। आगे देखते हैं, अंबेडकर जी को का नाम क्या करा गया। अंबेडकर जी क्या थे। अंबेडकर जी एक वकील थे, अर्थशास्त्री थे, तो इसलिए उनको इसका मुख्य रखा गया। ठीक है,
किसका? संविधान सभा का। फिर आता है गांधी जी को किसने गोली मारी थी? तो गांधी जी को नाथूराम गोडसे ने गोली मार दी थी, उसके बारे में बताया गया है। फिर आगे देखते हैं आगे क्या इम्पोर्टेंट है। आगे जो इम्पोर्टेंट है वो देखते हैं हम। राज्य क्या है? राज्य आपको पता है सरकार से संबंधित ध्यान देने वाले, एक तरह से राज्य शब्द के अर्थ है देश के विभिन्न राज्यों या प्रांतों से नहीं होता। देखो, आप जो सोचते हो कि राज्य का मतलब ये जम्मू कश्मीर राज्य, उत्तर प्रदेश राज्य, तो वो राज्य नहीं है। स्टेट मतलब होता है एक तरह से पूरा का पूरा कंट्री के रूप में माना जाता है। जैसे यूएसए है और मान लीजिए यूके है, तो उस स्टेट की फॉर्म में माना जाएगा। हर देश को स्टेट के रूप में माना जाता है, इसलिए जो स्टेट शब्द है वो इंडिया के लिए यूज़ करा गया है आपके कॉन्स्टिट्यूशन में, जब आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ोगे। फिर आता है जो ये आता है पंचवर्षीय योजना। पंचवर्षीय योजना का आपको पता है 22 दिसंबर 1952 में एक पत्र लिखा गया और इसमें पंचवर्षीय योजना के बारे में बताया गया है। आगे देखते हैं क्या है। एक स्वतंत्र विदेशी नीति यानी कि एक तरह से करा गया। इसमें देखते हैं इसमें क्या इंपॉर्टेंट है। इसमें कुछ गुटनिरपेक्ष नीतियों के आवाज़ उठाई गई, यानी कि इतना इम्पोर्टेंट नहीं है पर याद कर लीजिए इस वाले को। कृष्णा मेनन ने 1952 में क्या करा गया? 1950 से संयुक्त राष्ट्र में भारतीय प्रतिनिधित्व। तो ये आपको कहानी पता होनी चाहिए, थोड़ी बहुत ही पता होनी चाहिए, क्योंकि इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे देखते हैं आगे क्या इंपॉर्टेंट है। राष्ट्र के 60 साल बाद, देखो 60 साल बाद वाली कहानी आ जाती। और फिर आता है श्रीलंका वाली बात। श्रीलंका में आपको पता ही है, श्रीलंका का जो एक तरह से मान के चलिए जो लिट्टी, जो एक तरह से लिट्टे बोल रहा हूँ, लिट्टे जो लोग थे उन्होंने किसे मारा था? जो हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर थे उनको। और आप पता ही है क्या हुआ था, फिर वो बम से उड़ा दिया था। तो वो कहानी इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है पर पता होना चाहिए, थोड़ा बहुत तो पता होना चाहिए कि श्रीलंका ये सब चीज़ें क्या इम्पोर्टेंट है। तो इससे यानी कि आज आपकी क्लास 8th की, यानी कि एक मिनट, क्लास 8th की हिस्ट्री कंप्लीट हो चुकी है। अब बची है पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी। और आज है 16 तारीख, 17 तारीख और 18 तारीख को आपको कंप्लीट हो जाएगी। कल शायद कल आपके एडमिट कार्ड आ जाएं, ठीक है, कल तक आपके एडमिट कार्ड आ जाएं, कल आ जाएंगे। वैसे एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर लेना और एडमिट कार्ड आपको ध्यान से रख लेना है और उसकी 2 कॉपी निकलवा के रख लेना, क्योंकि एक में कुछ हो जाए, क्योंकि बारिश का टाइम भी चल रहा है, तो इसलिए ध्यान रखना। और रेनकोट अपने सारी चीज़ें संभाल के रख लो। और कल आपकी जो आएगी टैग वर्ड्स की वीडियो आएगी, तो आपको इसलिए चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखना है, ठीक है बच्चों। चलिए, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। थैंक यू।